अब तक जो भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सब हमने पढ़ा है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, जहां चार्ज का खुद अपना साइज जो था चार्ज का, ये चार्ज है और ये आपकी डिस्टेंस आर है। तो जो साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल है, साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट इज मच लेस देन द डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस के लिए आप काम कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज पार्टिकल का अपना साइज नेग्लिजिबली स्मॉल है। सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब हमने पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज हमेशा चार्ज बिल्कुल पॉइंट वाइज ही हो। चार्ज एक्सटेंडेड भी हो सकता है। अगर मैं इस पेन को अपने हाथ बालों से रब कर दूं, तो इस पूरे पेन पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस वर्ड हम यूज करते हैं, इंड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब अगर ये पेन यहाँ रखा है मैं, और मैं यहाँ जानना चाहूँ कि इससे 5 सेंटीमीटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो वो पॉइंट चार्ज वाली कहानी हम नहीं कर सकते। क्योंकि पॉइंट चार्ज, ये वाला चार्ज मैं लूंगा अगर यहाँ से, तो डिस्टेंस कुछ और आएगा, और यहाँ से चार्ज लूंगा तो डिस्टेंस कुछ और आएगा। पॉइंट चार्ज वाले काम यहाँ नहीं चलेंगे। हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, जिसमें के लिए किस किस के लिए करना पड़ेगा? एक्सटेंडेड साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक्सटेंडेड साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के एक्सटेंडेड साइज के लिए हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ ही जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉसेस पढ़ा जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन गॉस थ्योरम बोल देते हैं इसको सीधा सीधा। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो उन्हीं के नाम पर गॉस थ्योरम हो गया। इस गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमें एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये भी कंसेप्ट भी गॉस ने ही दिया था। हाँ, एक नया कंसेप्ट, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को अक्सर हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एस वेक्टर से। डी एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि एस तो हमने पीछे 9th 10th क्लास 11th 12th में डिस्टेंस के लिए लिया था, लेकिन यहाँ एरिया के लिए भी ले लेंगे। एरिया के लिए भी ले सकते हैं, ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, वो मर्जी है आपकी, लेकिन ज्यादातर लिखते हैं डी एस वेक्टर। तो एरिया को वेक्टर ले लिया जाता है। एक्चुअल में एरिया ए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया की तो कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, या गॉस थ्योरम यूज करेंगे, गॉस थ्योरम इस्टेब्लिश करेंगे, तब हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे। वेक्टर का मतलब एरिया का अपना मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। एरिया का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो नॉर्मल है। अगर स्क्वायर शेप में है तो लेंथ इन ए स्क्वायर, अगर ए रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इनटू ब्रेड, जो भी है मैग्नीट्यूड। लेकिन बात आती है डायरेक्शन की। एरिया वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे? डायरेक्शन क्या लेंगे? गॉस ने कहा कि इसकी डायरेक्शन लो। कैसे ली जाए इसकी डायरेक्शन? देखिए, मैं आपको एक एरिया, एक छोटा सा एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया। क्या क्या ड्रॉ करा मैंने एक्चुअली? ये मैंने ये ड्रॉ किया है अपना ये हाथ, ये ऐसे, ये हाथ, ये मैंने हाथ ऐसे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है भाई, 2 डायमेंशनल फिगर है ये। मेरा ये हाथ जो है इस समय 2 डायमेंशनल फिगर है, अगर इसकी थिकनेस को 0 मान ले तो ये 2 डायमेंशनल फिगर को हम बना नहीं सकते, ये बनाया हम जुगाड़बाजी से उसकी।
तो इन्होंने क्या कहा कि एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जो भी एरिया हो उस एरिया के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। ये यहाँ ये 90 डिग्री बनाकर ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये कितना एंगल बन रहा है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर आपको यहाँ चाहिए डायरेक्शन तो यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपको यहाँ कहीं डायरेक्शन चाहिए तो जहाँ भी चाहिए वहीं एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इस सरफेस पर। ये तो परपेंडिकुलर आ गया। अब कौन सी डायरेक्शन ली जाए? डायरेक्शन इसकी ये वाली ली जाए या डायरेक्शन इसकी ये वाली ली जाए? कौन सी डायरेक्शन इसकी ली जाए? तो गॉस ने कहा कि देखो कि इस पे जब आप एरिया वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं तो देखो चार्ज है कहाँ, चार्ज इसका है कहाँ, जिस तरफ चार्ज है। अगर यहाँ ये चार्ज बॉडी रखी हुई है तो जिधर ये चार्ज है ये कहलाएगा इनसाइड, और ये जिधर चार्ज नहीं है उधर कहलाएगा आउटसाइड। दिस इज इनसाइड। अगर चार्ज यहाँ रखा है, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ओके, और ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। जो भी चार्ज पार्टिकल है या कोई एक्सटेंडेड चार्ज है जो भी है, तो यहाँ इस रीजन को, इस पूरे रीजन को मैं कहूँगा इनसाइड द एरिया, और इस वाले रीजन को मैं यहाँ इस पूरे रीजन को कहूँगा आउटसाइड द एरिया। तो फिर क्या करें? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एरिया वेक्टर के ऊपर, एरिया के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर की जो इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन है, इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन जो मेरी इस टाइम उंगली की डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लूँ, ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लूँ, दिस इज इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हम लिखते हैं एन कैप, एन कैप। और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एरिया वेक्टर है, डीएस वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर एन कैप इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो डीएस वेक्टर सर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से आ रही हो सर। थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से बोलिए और तेज आवाज में बोलिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंफिनिटी से आ रही हो तो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो क्या होगा? यस सर। बताता हूँ, वही बताता हूँ। तो यहाँ ये एरिया वेक्टर है डीएस वेक्टर। हम इस डीएस वेक्टर को क्या लिखेंगे? डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस एन कैप, डीएस एन कैप। डीएस क्या है? डीएस है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, और ये एन कैप क्या है? एन कैप है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर। समझिए बात? तो डीएस वेक्टर को लिखा डीएस इंटू एन कैप। ये पूरा का पूरा सरफेस बन गया डीएस वेक्टर, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। एन कैप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा ये। ठीक है। देखो पहली तो बात यह है कि हम जब एरिया वेक्टर ये कंसिडर करेंगे तो हमें चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, चार्ज कैसा है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, कैसा चार्ज है। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात है, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात है, तो यहाँ हमें अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना भी है तो अक्सर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से ड्रॉ करते हैं? इधर हम मानते हैं इनसाइड, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, जहाँ जा रही है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम आउटसाइड माना 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 जाता है। जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इसे इसे बोलेंगे इनसाइड। ये ये रीजन पूरा इनसाइड कहा जाएगा, माना जाएगा। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसे हम बोलेंगे आउटसाइड रीजन। वैसे अक्सर हमें जब इस एरिया को हम कंसिडर करते हैं तो हमें चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है।
और काम हम करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए होगा तो निगेटिव आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर कंसिडर करने के लिए हमें चार्ज की पोजीशन पता होनी चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर हमें चार्ज की पोजीशन नहीं पता है तो जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इसे इनसाइड ले लिया जाता है और जिधर जा रही है वहां आउटसाइड ले लिया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात ये?